अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बंगाल के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व जनादेश मिला, विपक्ष उस जनादेश को नामंजूर कर रहा है, उसे खारिज कर रहा है। बीजेपी ने बंगाल के भीतर जो परिवर्तन की आंधी की, उससे सबक या सीख लेने के बजाय विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या विपक्ष के सवाल जायज हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत विपक्ष को हजम नहीं हो रही है? बंगाल हाथ से जाने पर टीएमसी जितना तिलमिलाई हुई है, उतना ही बाकी विपक्ष भी जो ममता बनर्जी के खिलाफ भी थे, न्यूट्रल थे या नाराज हुआ करते थे। बीजेपी की जीत ने विपक्ष के भीतर बड़ी भयंकर और भयानक खलबली मचा दी। कल अखिलेश यादव बंगाल जा रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने और उनको राजनीतिक सांत्वना देने। तो विपक्ष को बीजेपी की ये जीत नामंजूर क्यों है? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व जनादेश को विपक्ष ने किस तरह से लिया? विपक्ष ने इस बीजेपी की बड़ी जीत को नामंजूर कर दिया। क्यों कर दिया? जनादेश का सम्मान तो सब लोग करते हैं, और फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फेथ और बिलीव है, वो सभी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। अगर ये चुनाव न लड़ते, बायकॉट कर देते और तब ये कहते, तो ये बात मानी जाती। लेकिन जब आप गेम का हिस्सा बन गए और गेम में शामिल हुए, अंत में रिजल्ट आपके खिलाफ आया। आप भले लाख इसके लिए जतन कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव के 12 बजे तक भी आप इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं थी टीएमसी। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आया, लोगों ने अपना जनादेश दिया। तो जनादेश का सम्मान करने के बजाय, जनादेश को स्वीकारने के बजाय पूरे जनादेश को नामंजूर करना, क्या यह विपक्ष के लिए उचित है? भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीतती है, विपक्ष हमेशा ये कहता है, देखो बेईमानी की, देखो चोरी कर ली, देखो चुनाव आयोग को लगा दिया, देखो ईडी को ले आए, देखो सीआरपीएफ को ले आए, देखो बेईमानी कर ली। लेकिन कभी विपक्ष को इस बात पर भी चिंतन मनन और मंथन करना चाहिए कि बीजेपी जीतती कैसे है। अगर इन सब चीजों का योगदान 10% है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, तो कुछ योगदान उनकी कड़ी मेहनत, उनकी विचारधारा, सही समय पर लिए गए सही फैसले, इसका कारण भी हो सकता है। पर विपक्ष को बीजेपी की जीत कतई मंजूर नहीं है, सख्त नामंजूर है। हो सकता है बीजेपी ने कुछ गलतियां की हो बंगाल के भीतर, कुछ ज्यादतियां भी करवाई हो, की हो, लेकिन बंगाल की जनता के एक बहुत बड़े वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट था, और वो सपोर्ट ईवीएम में निकला है। बीजेपी के वोट प्रतिशत की जो बढ़त है, ये उसकी ताकत है। उस ताकत को विपक्ष स्वीकारना नहीं चाहता। विपक्ष के कुछ आरोप बिल्कुल जायज हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि बिल्कुल चुनाव के दरमियान एसआईआर करना, एजेंसीज को लगाना, सीआरपीएफ को लगाना, चुनाव आयोग का बायस्ड होना, कोर्ट में सुनवाई ना होना, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन इन्हीं मुद्दों के बीच बहनों भाइयों, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ है, केरल में भी चुनाव हुआ है, असम में भी चुनाव हुआ है, पुडुचेरी में हुआ है। लेकिन विपक्ष को सारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ बंगाल से है कि बंगाल में ये हो गया, बंगाल में वो हो गया। तो जब आपको पता है कि बीजेपी इस गेम में माहिर है, तो आपने उसका मुकम्मल इंतजाम पहले क्यों नहीं किया? अब हारने के बाद इस तरह के आरोपों का बहुत मायने नहीं रहता बहनों भाइयों। राजनीतिक दलों में हारने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, संघर्ष का रास्ता। जिसने संघर्ष के रास्तों पे चुना है, वही पार्टी और वही लीडर्स सरवाइव हुए हैं। जिन्होंने आराम को, आसानी को चुना है, वो नेताओं का करियर और पार्टी खत्म हुई है। इसलिए हार के बाद संघर्ष है। जरूरी नहीं कि आप हर वक्त चीफ मिनिस्टर हो। कई बार आप प्रतिपक्ष में बैठेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु है।
क्या गजब मैंडेट दिया पब्लिक ने। 16% की जीडीपी ग्रोथ वाले, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ में टॉप पर भारत में रहने वाले राज्य में वहां के मुख्यमंत्री को हरा दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियां जनता को पसंद नहीं थी। तरक्की तो एक आपको करना ही है, काम तो आपने करना ही है, लेकिन जनता की जो आपसे आकांक्षाएं और अपेक्षाएं, जो राजनीतिक दल इन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा, बहनों भाइयों, उसका हाल स्टालिन जैसा होगा, उसका हाल ममता बनर्जी जैसा होगा, उसका हाल के पिनराई विजयन जैसा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सब तो आपने करना ही है, इसी के लिए तो आप आए हैं, गुड गवर्नेंस के लिए। लेकिन हमें जन आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना है। तो जब बार बार विपक्ष ये कहता है कि बंगाल में ये हो गया, बंगाल में वो हो गया, तो लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि ममता बनर्जी 3 बार वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं और बंगाल किसी भी सूचकांक में कोई बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। अब वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, तो बदलाव का मौका बीजेपी को दिया है। कभी लेफ्ट पार्टी को मौका मिलता था, उनसे इसी तरह ममता बनर्जी ने छीना था। आज ममता बनर्जी से उस अपॉर्चुनिटी को बीजेपी ने छीन लिया। तो बंगाल का नामंजूर है आपको, लेकिन केरल का कबूल है। बंगाल का नामंजूर है, लेकिन तमिलनाडु का कबूल है। बंगाल का नामंजूर है, लेकिन असम में गौरव गोगोई के नेतृत्व में हुई भयंकर शर्मनाक हार आपको कबूल है। बंगाल में नामंजूर है, पुडुचेरी में कबूल है। तो विपक्ष की इस सियासत और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ताकत में बने रहना, बढ़ते रहना, विपक्ष के ने क्या सीख और सबक ली, आज हम चर्चा इसी विषय की करेंगे। आप कुछ बयानात सुन लें, फिर आज की डिबेट। चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेयर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। जब काउंटिंग होती तो पहले से ही वो मन मनवा देते, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। शुरू में ही जिसे जिताना है उसको जिताते रहते हैं। मतगणना नहीं कराते हैं लोग, मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बिहार, बंगाल, तमिलनाडु यहाँ मतगणना थी या मनगणना। तो आज विषय यही है। आज ये डिबेट इसलिए भी है क्योंकि कल सुबह अखिलेश यादव राजनीतिक सांत्वना देने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल से ये मुलाकात सांत्वना से ज़्यादा इस विषय की होगी कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ क्या क्या किया है। मुझे लगता है अखिलेश यादव उनसे समझने जा रहे हैं, ताकि उनको 27 में ये बात पता हो कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। ममता बनर्जी से वो 1 to 1 पूछेंगे। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि बंगाल में तो आपको बीजेपी का मैंडेट नामंजूर है, लेकिन बाकी राज्यों में आपको मंजूर है। दूसरा, अगर 3 बार सत्ता में रहने के बाद जनता ने उन्हें हरा दिया, तो आपको जनादेश नामंजूर क्यों है? उसके पीछे कोई कारण है? आप इसको मतगणना नहीं मनगणना क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद ब्रिजेश। ब्रिजी, पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो ज़मीन पे अपना आकलन करके लड़ती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे टीएमसी हो। अगर ममता जी का एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, तो असम में एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं दिखाई पड़ी? ये भी तो पूछने वाली सवाल है। ये कोई लॉजिक नहीं होगा। इनकम्बेंसी दो अलग अलग राज्य हैं, दिखाई दे रही थी, तो देश में कोई लॉजिक नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए आपने भी तो सवाल 2 अलग अलग राज्यों का कहा कि आपको ये पसंद है तो वो क्यों नहीं पसंद है।
असल में चक्कर यह है कि हमको भी पता है कि हम लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं, कैसे ज़मीन पे हम लोगों की स्थितियां हैं, कौन सी सीटें मजबूत हैं, कौन सी हमारी कमज़ोर सीटें हैं। कमज़ोर सीटों को हम जीतना चाहते हैं, मजबूत को और मजबूत करते हैं। और आज माननीय अखिलेश यादव ने एक एक सीट का ब्यौरा दिया था जो समाजवादी पार्टी के साथ में 2022 और 24 में बाईपोल के साथ खिलवाड़ किया गया है। कुंदरकी में क्या हुआ, रामपुर में क्या हुआ, मिल्कीपुर में क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके पास में है। लेकिन आप ये खुद सोचिए, जिस कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी 2012 में 37%, 17 में 42% और 2022 में 46% लाती है, वो 2024 के इलेक्शन में 12% लाती है। तो और ये आपके वही नेता जगह है जहां पे पिस्तौल दिखाई कल जाती है। कलकत्ता किस वोट लिए जा लेते रहे हैं। हैं? क्या है, कोई बात है? नहीं, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। कलकत्ता जाने का देखिए सवाल ये है, कलकत्ता जाना इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का टीएमसी और दीदी से पहले से ही बहुत अच्छा नाता है। और इस समय जिस प्रकार से लोकतंत्र पे हत्या हुई है, उस तरीके से धारण बताना कि वहाँ पे कैसे आगे रणनीति बनाई जाएगी और इंडिया अलायंस किस प्रकार से आगे चलेगा, उन सारी रणनीति पे बात होगी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी तरीका है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें लगे कोई हाथ ये परेशानी पूछ नहीं होनी आए चाहिए। ममता बनर्जी से, एक आध घंटे की क्लास भी लेनी चाहिए उनकी, सीखना चाहिए कि बीजेपी ने क्या क्या किया। मैं उनकी जगह होता तो पूरा सीख के आता, बिल्कुल पूछना चाहिए। क्या और एक दिन नहीं, 1-2 दिन रुक के आता। क्या क्यों नहीं, वो ही पूछ के आएंगे। अरे हाँ, भाई पूछ के आएंगे, अब क्यों आपने नहीं accept पूछे? आप किया। क्यों मानते हैं कि ये अखिलेश जी की बात नहीं हुई है? और भाई ये देश की बड़ी लीडर है, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, कई बार की सांसद हैं, कई बार की मंत्री हैं, उनको पॉलिटिकल ज्ञान भी है और बहुत ही ज़्यादा समाजवादी पार्टी की शुभचिंतक भी है। और हमसे Thank you, पूछ बहुत के भी शुक्रिया आएंगे आपका। और अपने भी चीज़ें साझा करेंगे जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष सिंधवी जी भी मौजूद हैं। इनकी पार्टी को तो सख्त नामंजूर है, अगर बीजेपी जीत जाती है तो सबसे पहले अगर कोई शोर मचाता है और कोई इल्जाम लगाता है और पूरे जनादेश को कोई ठुकराता है, नामंजूर करता है, चोरी बेईमानी कहता है, तो वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इनको नामंजूर है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी अगर केरल में जीतती है, तमिलनाडु में विजय के साथ समर्थन दे के सरकार बनाने के लिए बढ़ती है, तो वहाँ सब ठीक है। तो क्या यहाँ का जनादेश नामंजूर और वहाँ का मंजूर? मनीष जी, ऐसा क्यों करते हैं आप? मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बड़े कैनवस पर बात करी होगी तो बात आपके सामने आ जाएगी। एक तो हम इलेक्शन के समय ये बात नहीं कहते हैं या इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ये नहीं कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। पिछले साल यानी 2025 में 7 अगस्त को राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेटा को एनालाइज करके, और वो डेटा जो हमने डिजिटली मांगा था इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने पेपर्स पे सिर्फ दिया था, उसको 5 महीना एनालाइज करके हमने बता दिया था कि यहाँ पर 10 लाख से ऊपर फेक वोटर्स हैं और किस तरह के फेक वोटर्स हैं, क्या एड्रेसेस के साथ ही हमने सब बता दिया था। कब बताया था? पिछले साल। उसके बाद राहुल जी ने, कोई इलेक्शन नहीं था, उसके बाद राहुल जी ने लगातार 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और तमाम मसलों को उठाया, लेकिन उन मसलों को ज्ञानेश कुमार जी ने फिल्मी अंदाज में खारिज कर दिया, उस पर कोई काम नहीं किया। आप ये बताइए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है तो लगातार इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट्स क्यों हो रहे हैं? रूल 93(2)(a) को अमेंड किया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को अमेंड करके कहा कि हम आपको पोल डॉक्यूमेंट्स अब किसी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों छुपा रहे हैं आप? सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया आपने कि क्यों नहीं देंगे आप। दिसंबर 23 में आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट के कंडीशन को रिवाइज किया और उसमें सेक्शन 16 में लीगल इम्यूनिटी दे दी। क्यों किया आपने ऐसा? कहीं ना कहीं कुछ तो छुपाने के लिए है। आप मुझे एक कारण मनीष जी नहीं गिना पाए कि ये जो जनादेश ममता मैं बात बनर्जी अपनी के पूरी खिलाफ कर लूं, आया, मैं आपको 10 कारण दूंगा। और ये जो कारण मैं बता दीजिए नहीं, ये मुझे। जो बता रहा हूं क्या ये कारण नहीं है? आपने कहा कि इलेक्शन अमेंडमेंट कारण नहीं। अरे क्यों अमेंडमेंट कारण नहीं है? अच्छा, मैं यानी कहता आप हूं कागज बीजेपी छुपा ने रहे हैं, क्यों भी छुपा रहे 10% हैं? गड़बड़ी की होगी अरे भाई सर। 10%, मैं कह रहा हूं 10 लाख वोट गड़बड़, आप कह रहे हैं 10% गड़बड़ी करी। 1,37,00,000 वोटों के पर आप सवाल नहीं उठा सकते, वो तो वोट दिए है ना। नहीं नहीं, क्यों नहीं उठा सकते हैं? हम सवाल उठाएंगे कि तो सवाल केरल में उठाइए, आपको गलत बहुमत आया है। सुनिए तो, ऐसा है केरल में क्यों? हमने आपसे कहा कि हम इलेक्शन के पहले कहां उठा रहे हैं? आप मेरी बात काट रहे हैं। आपने कहा इलेक्शन के पहले, आपका सवाल था कि इलेक्शन के पहले उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम 1 साल से ऊपर से उठा रहे हैं।
पहली चोरी हम भी इस बात को नहीं उठा रहे थे, लेकिन जब महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव के हेरफेर हमने देखे तब हमने पहली बार इस बात को उठाया। लेकिन अब तो एसआईआर के बहाने से हरियाणा में, बिहार में और अब वेस्ट बंगाल में ओपन चोरी हो आप रही मेरे है। बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप इस बात को सवाल लीजिए, आप उत्तेजना मत करिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बंगाल नामंजूर तो केरल क्यों मंजूर है? वहां भी वोटों की हमको चोरी वोट हुई है। चोरी हर किस जगह पार्टी ने चोरी नामंजूर की वहां है। पे? सुनिए तो, हमको वोट चोरी हर जगह नामंजूर है। ये एक ट्रिक है केरल में क्यों नहीं ताकि चोरी? आप एक नैरेटिव बिल्ड कर सकें कि हर बार जब 5-6 राज्यों में चुनाव होगा तो हम फोकस करके 2 राज्यों पर कब्जा कर लेंगे, एक राज्य छोड़ देंगे। सर के बल बीजेपी तमिलनाडु में खड़ी हो गई, पता है? वर्स्ट परफॉर्मेंस था बीजेपी। तमिलनाडु का भी नंबर आएगा, एक सीट तमिलनाडु जीत का पाई। भी नंबर आएगा, वहां से तमिलनाडु का भी उपराष्ट्रपति, नंबर वहां आएगा। से ढेरों मंत्री। सुनिए, तमिलनाडु का भी काशी नंबर आएगा। तमिल संगमम की तो हालत मैं इतनी आपको थी, हर 3-4 हफ्ते हो रहा बातें था और बता प्रोग्राम। दूं, अगर आप सिर्फ चाहें एक तो सीट। आपको आपके बात का जवाब मिल जाएगा। पहला मैंने कह दिया कि हम इलेक्शन के पहले नहीं सर कहते। और कोई लॉजिक ढूंढ के लाओ। नहीं, मैं थैंक यू सर। आप ना मानिए, आप तो लगातार सवाल ऐसे उठा रहे हैं जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हो सकता है, आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा हो सकता है कुछ गलत किया हो। अरे साहब, हो सकता है यानी अगर आप मान रहे हैं गलत किया और कह रहे हैं हो अच्छा, सकता मैं है, एक सेकंड, आप ही ने कहा, आप इतनी उत्तेजित आप ही ने कहा हो सकता। मैंने आपका सवाल लिखा है, आप केरल को स्पष्ट बहुत ही आराम फिर से मैं पी कह जा रहा रहे हूं कि हैं। 5 स्टेट में एक स्टेट दे देना है, बाकी कब्जा कर लेना है। आपकी अवसरवादिता में बताऊं, अवसरवादिता सुन नहीं है। लीजिए, एक सवाल सुन मैं लीजिए। लगातार सवाल आप उठा रहा हूं। संयम सुनिए। आप वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। सर, संयम। आपने कभी इलेक्शन कमीशन सर मैं से पूछा? कांग्रेसी नहीं हूं इसलिए मैं सवाल नहीं उठा। क्यों, आप सुन पत्रकार लीजिए। तो हैं। हाँ, तो मुझे आप पूछने- पत्रकार हैं। एक सवाल पूछूं, आपने सरकार से एक सवाल पूछा, पूछूं, आपने सरकार से एक पूछा। सवाल का जवाब हाँ, दे दो पूछिए। बस। आप इतने अवसरवादी हैं हाँ। कि जिस डीएमके ने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको सपोर्ट किया, आपके साथ हर विपरीत परिस्थिति में खड़ी रही, दशकों से खड़ी रही, रिजल्ट आने का आपने 1 घंटा भी वेट नहीं किया। आपने डीएमके से संबंध तोड़ के इमीडिएट जाके टीवीके के विजय के पाले में कूद गए। आज डीएमके ने जानते हैं क्या कहा है? कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी पीठ पर छुरा मारा है। आप ऐसे नया नैरेटिव अवसरवादी बिल्ड हैं। करने की कर रहे हैं। आपको बेनकाब करना, दरअसल लोग ये मानते आप हैं। एक वोट चोरी पर डिबेट करते हैं और एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहे ये हैं। कौन सा नैरेटिव है? भाई, इस देश इसी में चुनाव- पिछले 40 सालों में अरे, लगातार गठबंधन। धन्यवाद भैया, नहीं, नहीं, थैंक नहीं, यू। नहीं, नहीं, थैंक यू सर। आप इस कह के सेकंड जाने राउंड नहीं में नहीं सेकंड राउंड नहीं, आप इस कह आप के क्या जाने मारपीट करोगे सर? नहीं नहीं, मारपीट कर आप Thank you, सवाल sir. उठाएंगे नहीं, आप सवाल उठाएंगे चले जाएंगे। आप अपने सवालों के जवाब खुद नहीं लेना चाह रहे हैं। आपने मुझसे सवाल उठाया वोट मैं चोरी इन लोग का। का टाइम काट के आपको देता हूं, आप बोल लो। अगर मेरी बात गलत साबित कर आपकी दो, बात बताओ। बिल्कुल गलत है। पिछले 40 साल के क्या गठबंधन आपने में छुरा क्या नहीं भाजपा मारा? रही हो? नहीं नहीं, कोई DMK छुरा नहीं को? मारा हमने, कोई क्यों छुरा नहीं गए? मारा। हमने साथ इलेक्शन लड़ा, उसमें क्या दिक्कत है आपको? 20 साल से साथ थे आप। अरे भाई, 20 और साल से- छुरा मारने में 1 क्या- घंटा भी नहीं क्या- लगाया। क्या इस ये देश आपकी में अवसरवादिता 40 है। साल के गठबंधन आपको बदले नहीं गए? आलोचना पसंद नहीं है। आपने खुद सवाल और उठाया वही कि बीजेपी को मुकम्मल नहीं इंतजाम पसंद। नहीं किया थैंक गया। यू सर, धन्यवाद डॉक्टर समीर आप सिंह, अपनी बात भारतीय कहकर नया जनता- नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा चलो, नया नैरेटिव ही सही सर। आप बोलिए आप सर। एक बात और बताइए। आपको डबल टाइम दिया हूं आशुतोष वर्मा से। थोड़ा टीएमसी का रुक काम कर रहा था नहीं कर रहा था? सर सुन, आईपैक टीएमसी का काम कर रहा था मैं कि नहीं कर रहा जानता था? IPAC। एक मिनट उसके डॉक्टर निदेशक समीर दिनेश सर, चंद्र रुक को जाओ। क्यों गिरफ्तार किया गया? आप बताइए क्यों गिरफ्तार इतना किया? इरिटेटेड आपने कभी मनीष सिंधवी को देखा? नहीं क्यों? नहीं, आप नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण है, मैं तसल्ली, बता नहीं, दूं नहीं, कारण। आप समीर भाई रुक जाइए, समीर आए, भाई रुक आपके जाइए। लिए भी मैं तैयारी से आया समीर भाई। हूं। आप शांत रहो सर, आप शांत उनके रहो। irritate होने। मैं देखो, ऐसा नहीं समीर सिंह जी की आज आप बड़े खुश हो और आपके लिए सवाल नहीं, आपके लिए बड़े घातक सवाल है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले बात जानना चाहता हूं, आपकी जीत इनको क्यों नामंजूर है और आप हमेशा क्यों इस तरह भारतीय जनता पार्टी लोग विपक्ष के बीच या लोगों के बीच ये चर्चा होती है कि आप हर चुनाव बेईमानी से जीतते हो? देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें कहूँगा। लोकतंत्र को अपमानित करना ये कांग्रेस की सगल है। जनता के जनादेश को नकारना ये कांग्रेस के नेचर में है, कांग्रेस के व्यवहार में है। अभी मनीष सिंधवी जी चिल्ला चिल्ला के कागज़ दिखा रहे थे कि मैंने बेंगलोर के मतदान के मतदाताओं की चिट्ठी दी। अरे भाई, कर्नाटक में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और ब्रजेश जी, जीत हो गई, हम लोगों ने जश्न मना लिया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल ने विश्वास व्यक्त किया और बंगाल की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से परिश्रम किया, उस परिश्रम का परिणाम रहा कि बंगाल की जनता ने विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को चुना है। हम आगे परफॉर्मेंस करके आप उस जीत पर कर भी संदिग्ध नजर आते हो हमेशा। नहीं, कभी जीत है संदिग्ध ना? बता रहे हैं क्यों नजर आते हैं, क्यों नजर आ रहे हैं वो भी बता संदिग्ध दें। नजर आते नहीं, हो हमेशा। संदिग्ध किसकी कितना भी जीत लो, लोगों नहीं, को लगता है कुछ गड़बड़ तो कितनी- किए किनकी होंगे। नजरों में देखिए, जो चोर होता है ना, वो हमेशा ये मानता है कि अगला आदमी भी जो पाया है वो चोरी करके पाया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। देश का आज़ादी 1947 में मिली जी, और आज़ादी के साथ कांग्रेस ने सत्ता के लिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। चुनाव आगे बढ़ा। सर
मनीष आप नोट कर सिंधवी लें। जी, आपका समय पहला नहीं है, राउंड नोट पहला कर लो, राउंड आप है सर, सवाल बीच पूछ में ना लेना, बोलें। जवाब आप आपको दे बोलें सर, दूंगा। आप कंटिन्यू। देश आगे बढ़ा, विपक्ष भी खड़ा हुआ। लोकतंत्र में विपक्ष दोनों होता है। आप याद करिए, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया और इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाया चुनाव हारने के बाद। यही उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। लाखों लोगों को जेल के शिक्चे में डाल दिया जो लोग लोकतंत्र की हत्यारी इंदिरा गांधी के ओके, खिलाफ एक आंदोलन सवाल कर लीजिए। रहे थे। और आगे बढ़ते हैं ब्रजेश चुनाव जी। आयोग आपसे मिली भगत, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल आपने किया, हजारों करोड़ रुपए देने के हुमायूं कबीर के आरोप आपके ऊपर, डंडे का इस्तेमाल आपने किया, सीआरपीएफ के पूरी बटालियन 2.5 लाख जवान वहां लगाए, काउंटिंग में गड़बड़ी आपके ऊपर। अगर आपको संदिग्ध न कहा जाए तो और क्या कहा नहीं, जाए? अब सुन लीजिए, संदिग्ध हम क्यों नहीं है। बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें हिंसा नहीं हुई और 50 से लेके 100 लोग मारे नहीं गए। पहला ऐसा चुनाव है ब्रजेश जी जिसमें एक आदमी भी नहीं मरा है। आज ही 4 लोग मारे गए। चुनाव में नहीं मरा। आज पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, हमने कहा था, माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि किसी को भी मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा। और आप कल्पना करिए ब्रजेश जी, वहाँ की महिलाएं, जिस महिला सुरक्षा की बात हम कर रहे थे, जिस महिला आरक्षण की बात माननीय मोदी जी कर रहे थे, आरजी मेडिकल कॉलेज की लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसकी माँ विधानसभा जीत के आती है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो कभी बर्तन मांजती थी, एक महिला किन्हीं को घर में, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि काउंटिंग स्थल पर उनको लात मारी गई, बेइज्जत ये किया संभव है गया, ब्रजेश जी, मारा गया। ये संभव है। जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है, इस्तीफा देने से मना कर रहा है, उसकी सुरक्षा है, कौन उसको लात मारेगा? ये देखिए, ये अस्तरहीन बात है। अब हम इस्तीफा नहीं देंगे। जो लोकतंत्र की बात अभी कर रहे थे, अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जाएंगे ममता बनर्जी जी से सीख के आएंगे, जिसने लोकतंत्र का गला दबाया हो, जिसने बलात्कारियों का संरक्षण किया हो, जिसने आतंकवादियों का समर्थन किया हो, जिसने बंगाल के अंदर विकास को धराशायी कर दिया हो। दोनों का नेचर एक है। अखिलेश यादव जी ने भी वही काम किया है और ममता बनर्जी जी ने भी यही काम किया है। 2017 में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की विदाई इसी नाते हुई थी कि यहाँ गुंडा राज था, यहाँ बलात्कारियों का शासन था। उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हटाया और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में 22 में भी दोबारा सरकार बनाया ब्रजेश जी, और 27 में भी बना लेंगे हम। अखिलेश जी किसी पाठशाला में पढ़ना है। अखिलेश जी, आप जो सुबह सुबह पर्ची पढ़ते हो ना मीडिया के सामने, जनता जानती है आपको फेल होना। और ये बात वो पार्टी करे जो पर्ची से मुख्यमंत्री बनाती है। बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, आपका स्वागत। ये विपक्ष को आप लोगों के गठबंधन की जीत हजम क्यों नहीं होती? आपको हमेशा ये डाउटफुल क्यों करार दे देते हैं? ब्रजेश जी, एक बात समझ में कोई नहीं तो आती। वजह होगी। नहीं, ठीक बात है। देखिए ब्रजेश जी, 2024 में ये एक नारा लेके आए थे, संविधान खतरे में है, और आज ये क्या कर रहे हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। अगर इनके पक्ष में कोई काम हो जाए तो वो तो सब निष्पक्ष हो गया, परंतु जैसे ही इनके विपरीत काम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी इनके विपरीत अगर आदेश दे दे तो वो निष्पक्षता खत्म हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या समझते क्या है अपने आप को। अब स्थिति देखिए बंगाल के अंदर कितनी भयावह हो गई है। ममता बनर्जी जी राजनीति में क्यों आई हैं? सेवा करने के लिए आई हैं। अब वो कह रही हैं, जब जनता ने उनको नकार दिया और सेवा का मौका एनडीए को दे दिया, तो कह रही है नहीं, मैं तो सेवा करके रहूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं सेवा करके रहूंगी। जबरन सेवा करेंगी। उनको पता ही नहीं है कि विपक्ष में रहना भी जनता की सेवा करना है, पर आप करो तो। अब ये स्थिति ये है कि ये किसी भी तरीके से जनादेश का अनादर करना चाहते हैं, ये जनादेश को मानना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जनादेश के लिए किया क्या है आपने, पहले ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। मुझे ब्रजेश जी बताइए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप तो बहुत अहम मुद्दों पे डिबेट करते हैं। आपने आखिरी बार क्यों कब, बाकी लोग अहम मुद्दों पे नहीं करता? नहीं, बाकी मीडिया के ऊपर तो कितना संदिग्ध स्थिति है, सब जानते ही हैं। अब मुझे क्यों बीजेपी टाइप आरोप क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं आपके ऊपर बीजेपी टाइप आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको जो सच्चाई है वो बोल रहा हूं, जो देश की जनता बोलती है। एक निष्पक्ष पत्रकार हैं आपने आखिरी बार कब पढ़ा था कि अखिलेश यादव सड़कों पे उतरे और उन्होंने जनता के इस मुद्दे को उठाया? आखिरी बार कब आपने ये न्यूज़ पढ़ी थी?
क्या आपको याद है? याद भी नहीं मैंने होगा। तो जयंत चौधरी को संघर्ष करते देखा है ना आपने? नहीं बिल्कुल। देखा। अरे अभी अभी ये बताने लग जाएंगे हमने तो लाठियां खाई हैं दलित बेटी के लिए। अच्छा, लाठियां नहीं, अरे जयंत चौधरी ने अपनी पीठ पे लाठियां खाई हैं कब दलित की बात बेटी है को ये? संघर्ष दलित कब बेटी की बात है ये 2019 की बात नहीं, है। नहीं। अभी आपको बताएंगे। ऐसा हुआ? हाँ हाँ अभी नहीं, रुक जाओ सर, आपको बोलो। कांग्रेस वाले बताएंगे अभी आपको क्या किया, क्या हमने हुआ तो था? जो हमारा तो थोड़ा संघर्ष एक्सप्लेन है, करो। हमारा संघर्ष तो क्या दलित संघर्ष बेटी किया को आपने? न्याय दिलाने के लिए हमने लाठियां खाई हैं। कहाँ? किसान आंदोलन में, कहाँ खाई है लाठी? हाथरस में किसान किसने आंदोलन में। पिटवाया आपको? नहीं, किसने पिटवाया वो अलग चीज है, लेकिन हमने दलित बेटी को न्याय दिलाने के Thank you, लिए sir. लाठियां खाई। मैं अभी एक बार गिनवा दूं, अब जयंत चौधरी की बात कर दी, अब 2 मिनट तो दे दीजिए। कांग्रेस पे इतना समय बर्बाद किया आपने, 2 सीट जो लेके आई है बर्बाद नहीं, उत्तर अरे प्रदेश और कैसी 2 बात? सीट लेके आई है देखो, वेस्ट बंगाल डेमोक्रेटिक में। डिबेट में सबको बात करने का अवसर हो। नहीं, वो मेरे इसीलिए दोस्त तो है, मैं कह लेकिन रहा आज हूं, मुझसे नाराज हैं हाँ। क्योंकि आज सवाल अरे अनकंफर्टेबल। विजय जी मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। तो देखिए हमारा जो संघर्ष है वो दिखाई पड़ता है, किसानों के लिए चाहे संघर्ष हो। और हमने तो सत्ता में रहते हुए गन्ना किसानों का 400 रुपए रेट कराया। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, किया, आपका कोई रोल नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका राष्ट्रीय कोई रोल लोकदल नहीं है, मानता वो था। योगी जी ने अरे ये तो मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो ये बाकी उनका पार्टी अगर फैसला था, कांग्रेस के आपका कोई रोल मुख्यमंत्री नहीं है। होते। आप इसका जबरन क्रेडिट ना लें। अरे ब्रिजेश जी मैं आपको बाइट सुनवा कोई दूंगा, क्रेडिट आप भी नहीं के है। चैनल पे चला है जो योगी आदित्यनाथ जी ने खुद क्रेडिट दिया है कि राष्ट्रीय लोकदल के सारे विधायक मुझसे जब भी मिलते थे तो सिर्फ गन्ना किसान के 400 रुपए कर दो इसकी बात करते थे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया और मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि ऐसा Thank you, धन्यवाद। बड़े हृदय का मुख्यमंत्री कि जिसने अपनी अजय सहयोगी दल को चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद कहा हैं। कि उन्होंने थैंक यू इस सर, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। गन्ना किसानों पर मैं अलग से डिबेट जी, करूंगा। जी। जब आप 500 का रेट करा देंगे, मैं इसी डिबेट में जल्दी एक बढ़िया कराएंगे माला ब्रिजेश जी। मंगाऊंगा और आपका माल्यार्पण करूंगा। जल्दी कराओ, बहुत जल्दी शुक्रिया करवाएंगे। आपका। और गुलाब की माला, अजय चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंगाल का मैंडेट को लेकर विपक्ष सर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एजेंसीज के दुरुपयोग का, आयोग के दुरुपयोग का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, हाई हैंडलिंग का, पैसे के आरोप लग रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जब अन्य 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर विपक्ष या तो खामोश है और या उसे स्वीकार नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष के सभी आरोप गलत ही होंगे, वो आरोप लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी से लगा रहे होंगे, लेकिन यही आरोप वो केरल, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगाते? देखिए ब्रिजेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस तो पिछले कई साल से आरोप लगाती आई है, लेकिन एक बात का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कांग्रेस के जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय समितियां हैं नहीं 89 से। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने यही कांग्रेस से कहा था जब ये 3 सीट मांग रहे थे कि आप तो हैं कहाँ बंगाल में, आपको 1 सीट मिलेगी। और अधीर रंजन चौधरी लड़े, वो भी बेचारे हार गए। तो कांग्रेस ये स्वीकार नहीं कर पा रही कि हम ज़मीनी स्तर पे हैं ही नहीं। अभी बिहार में लड़े जी 70 सीटों पर 19 थी, 5 उसमें आधे दर्जन को मिली। तो ये क्यों से मैदान में है नहीं, इसको ही नहीं मानते और कहते हैं वोट चोरी हो गई। वोट देने वाले हैं नहीं, इनके प्रचार करने वाले स्तर पे नहीं है, टिकट पूरे नहीं मिलते इसलिए समझौता करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इनको समझ में आती हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये इनको फुलफिल नहीं करेंगे तब तक ये वोट चोरी का आरोप लगाते रहेंगे। दक्षिण में इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है इसलिए वहाँ नहीं लगाते हैं। जहाँ ये साफ होते आ रहे वहाँ कहते आ रहे हैं हम चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही, ये मिल गए वो मिल गए। कांग्रेस के शासन में भी निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग होता रहा है और सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा, आरोप लगते रहे हैं। तब ये कहा जाता था कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। तो अब ये लगा रहे हैं, तो ये जो कर चुके उसके लिए आरोप लगा रहे, इसलिए इनकी आरोप को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। सर मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि बीजेपी जिस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, कांग्रेस उस यूनिवर्सिटी की चांसलर रह चुकी है। ये उनसे कम समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रह चुकी। आज उसी चांसलर साहब को वाइस चांसलर पसंद नहीं आ रहे हैं। जी अब ये उनको सोचना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि प्रियेश जी। क्या विपक्ष सही मायनों में बीजेपी को चुनौती देने के लिए ज़मीनी स्तर पर जो बदलाव हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, इलेक्शन का नैरेटिव है, लीडरशिप है। अब देखिए जैसे असम, बीजेपी अपना स्टेट रिटेन करने में कामयाब रही, बल्कि उससे ज़्यादा लेकर आई। बंगाल छीन के लाई। ठीक बात है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस केरल में वर्स्ट थी, तमिलनाडु में वर्स्ट थी, लेकिन बाकी उन्होंने बचाने में कामयाबी हासिल की। पुडुचेरी बचा लिया।
वही आपसे कह रहा हूँ कि इस चुनाव में 2 मुख्यमंत्री हारे, एक तमिलनाडु के हारे, एक बंगाल के हारे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शालीनता से इस्तीफा दे दिया, एक मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे। आप विरोधाभास देखिए। दूसरी बात ये है कि डीएमके का तुरंत बयान आ गया कि कांग्रेस जिस तरह विजय संघ गई, इन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया है। अब असम की बात हम करते हैं। असम में तरुण गोगोई साहब ने 15 साल शासन चलाया, बहुत अच्छी तरह चलाया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस स्थिति कहाँ गई? जो कांग्रेस के थे, हेमंत शर्मा के सब भाजपा में आ गए। तो आपने खुद ही अपने नेताओं को अलग कर दिया। सर स्टालिन की शालीनता देखिए सर, हो गए। मैं तो कल बहुत खुश हुआ कि देखिए देखिए भारत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और लीडर्स कितने शानदार हैं। जिस सीट से स्टालिन खुद हारे, वहां जनता का धन्यवाद देने के लिए रोड शो करने चले गए। जिस सीट से स्वयं हार गए, और एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जिससे कि किसी की गरिमा पर कोई प्रभाव पड़े। ये होते हैं सर लीडर्स। यही बात है। ये भी लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है बंगाल में, अब आप 2 लोकतंत्र देख लीजिए। सर दूसरा उदाहरण आपको देता हूं सर, दूसरा उदाहरण केरल का देखता हूं। क्या शानदार चीफ मिनिस्टर सर, क्या नैतिकता का स्तर कि जैसे ही चुनाव हारे सर, टैली में आया कि चुनाव हार गए, उस व्यक्ति ने सरकारी सुविधा, सरकारी गाड़ी सब छोड़ दी और रिजल्ट आने के 1 दिन पहले अपने बायोडाटा से चीफ मिनिस्टर हटा दिया। इतनी क्लैरिटी, इतने नैतिकता का मानदंड तो ऊंचा है सर। शायद लोकतंत्र जिंदा है तो इन्हीं लोग के कारण है। यही मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जो है, जो ममता बनर्जी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, आप देखिए अगर इस तरह ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो ये वहां भी लोकतंत्र की बात आती है। अगर वहां लोकतंत्र है तो केरल और तमिलनाडु में क्या था? बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए कि विपक्ष ने क्या सीखा, क्या सबक लिया, और ये बीजेपी की जीत को हमेशा अपोजिशन संदिग्ध क्यों करार देता है, और बीजेपी जो करिश्मा हर जगह कर लेती है, ये दक्षिण में क्यों बेहोश हो जाती है? देखिए, बंगाल का जो दर्द है वो सबसे बड़ा है। विपक्ष के पास बंगाल सबसे बड़ी उम्मीद थी। हिंदी भाषी राज्यों से जुड़ा होने के नाते बंगाल एक बड़ा राज्य है और विपक्ष की वहाँ पर सरकार थी। ममता बनर्जी देश भर में विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी धुरी थी, उम्मीद थी, और इसलिए ये हल्ला इतना मचा हुआ है। ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी, उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगते थे, हिंदुत्व के खिलाफ काम करने के आरोप लगते थे, और इन सब का एक टोटलिटी में नतीजा समग्र रूप से 15 साल के बाद उनके खिलाफ गया है। अब वो इस चीज़ को लेकर वो भी दुखी हैं, नाराज हैं, और देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां भी जो उनके साथ थीं। रही बात हार के पीछे कई कारणों में से एक कारण कांग्रेस भी है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस अपनी अकड़ से अभी तक पीछे नहीं हटी है। वो अधीर रंजन चौधरी को नहीं रोक पाई, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ममता की हार के बाद उनको फ़ोन किया। तो सियासत में जो ये फ्रेंडली फाइट थी, इसने विपक्ष के सबसे बड़े किले को धराशायी कर दिया। अब कांग्रेस उनको अपने इंडिया गठबंधन में बड़ा नेता मानती है, लेकिन बंगाल में नहीं मानती। बंगाल में उनकी नीतियों के खिलाफ रैली करती है और आलोचना भी करती है। तो ये सारी चीज़ें बड़े सारे फैक्टर रहे हैं। 5% वोट ने पूरी तस्वीर बदली है बंगाल की। 5% का अंतर है जीत हार में। लेकिन ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी लोगों को कि बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में एक तरफा वोट हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ, और मुस्लिम और हिंदू धर्म में जो वोट बटे जिस तरह से, उसके नतीजे में बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन समस्या इस बात की है कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ हिंदी का उतना प्रचलन नहीं है जी। वहाँ पर बीजेपी
से पहले से कांग्रेस जमी है, वो एक राष्ट्रीय विकल्प है वहां। लेकिन अन्नामलाई को जब बीजेपी ने तमिलनाडु में चार्ज दिया था, वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए, जबकि उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक बताया उनको जा रहा मल्टीपल था। टाइम बीजेपी ने मौका दिया, बट अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक फेल्ड लीडर है। हाँ, चल नहीं पाए। तो ये एक बड़ी वहां समस्या रही है ब्रजेश जी। लेकिन लोकतंत्र में आप जो तस्वीर की बात कर रहे हैं कि दक्षिण में और बंगाल में अलग अलग इसके रूप क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, ये इस देश के लोकतंत्र में इससे पहले भी रूप देखे गए हैं। चाहे मतपेटी लौटी जाती रही हो, चाहे मतपेटी में पानी डाल दिया जाता रहा हो जी, और चाहे लोगों को पर्चा न भरने दिया जाता रहा हो, बहुत सारी चीजें होती रही हैं। ये बताइए कि केरल का चुनाव में भी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे, कोई प्रथमेश कुमार ने तो वहां चुनाव कराया नहीं होगा। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वोट 90 लाख के करीब बंगाल में निकले। केरल में ऐसा राज्य नहीं कि बाहर से घुसपैठिए आके वहां बस जाएं। जी, ये रोहिंग्या का मामला, ये जो सीए वाला मामला था, और बहुत सारे मामले ऐसे थे जो ममता बनर्जी को खलनायक बना रहे थे बीजेपी के नेता लगातार इस बात में कि वो मुस्लिमों की पक्षधर हैं। तो मुसलमान तो ये केरल बात में बहुत हैं, और वहां के कोशिश मुख्यमंत्री चलती को भी मुसलमानों वाला समर्थक बताते थे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी का वो दौर आपको याद होगा कि जब वो अटल बिहारी की सरकार में मंत्री थी, उन्होंने कई बार खुद कहा कि बीजेपी हमारी नेचुरल एलाई है। बीजेपी को वो सबसे अपने करीब मानती थी। लेकिन देखिए, बीजेपी ने एक एक कर सबको किनारे किया, सबको ठीक किया। पहले महबूबा मुफ्ती को लिया साथ में जम्मू कश्मीर में, फिर वहाँ से चली तो फिर उसने गुलाम नबी को भी आज़ाद कराया। फिर उसके बाद उसने महाराष्ट्र में शिवसेना को तहस नहस कर दिया। फिर एनसीपी वाले शरद पवार भी गए। फिर यहाँ पर एक हरियाणा में दुष्यंत चौटाला थे, आजकल रोड रे घूम रहे हैं, वो भी सिक्योरिटी भी हट गई है, कोई बता रहा था। अब ममता बनर्जी आई, कांस्टेबल चलते हुए गाड़ी तो रोक के बीजेपी ने मौके पर सबको सम्मान दिया है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्या आप रोहित को वार्निंग देना चाहते हैं? देखिए, चुनाव में बेईमानी के आरोप, गुंडागर्दी के आरोप कुछ इलाकों में लगते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो, प्रदेश स्तर पर चुनाव होता है, तो बेईमानी और ये सब गुंडागर्दी के अवसर कम हो जाते हैं। जी, कंक्लूड करें। और जी, जहां तक बात है वो जो आपने ईवीएम को, हाँ, तो ईवीएम ने कांग्रेस को भी जिताया है, बीजेपी को भी जिताया है, और बहुत सारी छोटी पार्टियों को भी जिताया है। ब्रजेश जी, यहाँ एक बात कहना थोड़ा से आवश्यक हो जाता है कि भारत में लोगों को वो दौर याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा कि मैं एक वोट खरीदने पसंद नहीं करूंगा, मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज वाइस चांसलर पर भारी पड़ रहा है। आपने कहा, जानते हैं क्यों भारी पड़ रहा है? नहीं, अब कंसेप्ट बदल गया है। अब एक भी छोड़ूंगा नहीं, चिमटा तो छोड़ो, हाथ डालना पड़े तो डाल नहीं। वाइस चांसलर हाथ में हंटर भी लिए हैं, जे नहीं माने दुई कोड़ा उसके लाग जाता है। तो ये सब उसी की देन है। तो फिलहाल आनंद के साथ सुनिए आप जी, क्योंकि जीत वालों की हर चीज अच्छी होती है। और बंगाल के चुनाव परिणाम ने साबित किया है कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से भी ऊपर लोगों का सम्मान है, हिंदुत्व है, धर्म है। क्षेत्रीय दलों का ढलान आप ममता बनर्जी के साथ मान सकते हैं। अब अंतिम तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बचे हैं। आगे किस तरह का चुनाव परिणाम आएगा, ये उनकी एकजुटता पर विपक्ष की तय होगा। लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी, फिलहाल आप एक शानदार साहित्य कविता सुनिए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बोले आप।
कि अगर कोई बिछड़ा है तुमसे तो कोई मिला भी होगा, और कभी मायूस हुआ है चेहरा तो कभी खिला भी होगा, और अगर दिए होंगे जख्म किस्मत ने तो वक्त ने उन्हें सिला भी होगा, और अगर गम है इस जहां में तो जीने का हौसला भी होगा। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष जी, बजाय कि आप बंगाल के आए परिणाम जनादेश के कोई सबक लें, सीख लें, आप भी ममता बनर्जी के साथ इल्ज़ामों की फहरिस्त में क्यों खड़े होना चाहते हैं? नहीं ब्रिजेश जी, कोई इल्ज़ामों की फहरिस्त नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बोला और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि लगातार 2022 के बाद से समाजवादी पार्टी एफिडेविट के साथ में चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को लिख रही है, और इलेक्शन कमीशन साफ साफ झूठ बोल रहा है कि हमको कोई भी ऐसी एफिडेविट नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? ये जो चुनाव में है कि आप 100 चुप और 1000 चुप, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए लड़ाई बड़े स्तर पर लड़नी है, और बड़े स्तर पर लड़ने के लिए हम उनके साथ में जा रहे हैं। आप अभी दो बातें बोल रहे थे कि मैं हालांकि कांग्रेस से प्रवक्ता नहीं हूँ, कि कांग्रेस ने डीएमके के पीठ में छुरा भोंका, आरएलडी के भाई बैठे हुए हैं। मैं इनसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप तो पहले से पीछे लिए बैठे हो, आपने भी भोंका, बड़ा वाला छुरा। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी ये कहा, और जो ये कह रहे थे आरएलडी वाले कि विपक्ष में बैठ के भी जनता की सेवा करते हैं, ये आपके लिए भी लागू होता है। आपसे तो एक सेकंड न रुका गया, राज्यसभा की सीट पाते ही आप तुरंत पलट लिए। आप तो विपक्ष में ना बैठ पाए थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता सबका न्याय करेगी, समय आने दीजिए, संयम और सब्र बड़ी चीज इलेक्शन होती में है। लड़ा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनीष सिंधवी जी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, जैसा कि आप अभी पहले राउंड में इस बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ही बात कर रहे थे, एविडेंस बेस्ड भी आपने बातें रखने की बात कर रहे थे, तो जब आपको पता है कि पहले से हर मैच फिक्स है तो मैच खेलते क्यों हो? एक आध बार बहिष्कार भी कर दो। मैं एक दो बातें और यहाँ रख दूं, फिर आपकी बात सवाल पे आता हूँ। ये पे जवाब दोगे तो जनता को अच्छा लगेगा। दे के जाऊंगा। एक मोतब शेख है फरक्का के, उनका वोट काट दिया गया था एसआईआर में। कौन? मोतब शेख, और उनका वोट काट दिया गया एसआईआर में। वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से उनका हुआ वोट, और अभी वो विधायक हैं जीत के। ठीक है ना जी। ईस्टर्न वेस्ट बंगाल कलकत्ता के फ्रिंजेस पर एक जगह है, वहाँ की मसूदा बीवी हैं, वो कई बार वोट डाल चुकी, उनका वोट काट दिया गया, उनके पति का वोट है। एसआईआर में 27 लाख वोट कटे हैं, और जो एपीलेट ट्रिब्यूनल इन्होंने बनाया है उसने भी चुनाव खत्म हो गया, और मात्र 1600 केस डिस्पोज किए हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहता हूं कि जिस दिन पूरे केसेस डिस्पोज होंगे, लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको वोट देने का अधिकार जिनसे छीन लिया गया है। गेम का बहिष्कार कर दो। ये गेम नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये गेम नहीं है, इसको कहकर हल्का ना करें। चुनाव का बहिष्कार कर हर दो। सीट पर 30,000 से एक आध ज्यादा चुनाव छोड़ दो। एसआईआर में हर सीट से ज्यादा, एसआईआर में हर सीट पर लगभग 30,000 वोट कटे हैं, और 175 सीटों पर इन्हीं का डिफरेंस है। ब्रिजेश जी, ऐसा है कि देखिए सामने सारी चीजें हैं, हम उनको तो नकार क्या दें। करोगे फिर? उसका करोगे आप, मतलब आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प है, हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम बैठ गए हैं। मैंने आपसे कहा नहीं, हम आज से इस बात को नहीं कह रहे हैं, हम तो पिछले अगस्त से इस बात को उठा रहे हैं, सबूतों के साथ उठा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि चंडीगढ़ में ऑन कैमरा, आपके पास विकल्प क्या है? सुनिए तो, चंडीगढ़ में ऑन कैमरा वोट काटता हुआ दिखाई पड़ा था, वो क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ ना। तो आपसे वही पूछता हूं ना, तो फिर करोगे क्या आप? हम तो लड़ रहे हैं, हम तो जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो आप तो कह रहे हो ये जनता ही नहीं जो वोट कर रही है। नरेशन बिल्ड हो रहा है, और जो वोट चोरी में वोट काटे जा रहे हैं, इसका भी एक अंत है, हर अति का अंत है। केरल में वोट चोरी हुई है। मैंने आपसे कहा ना कि हर ये बीजेपी का एक बहुत साफ पैटर्न बन गया है कि जब 1-2 राज्य आपको चुपचाप जितवा देते हैं। नहीं, वो 1-2 राज्य छोड़ देते हैं फेयर इलेक्शन के लिए, जितवाते नहीं है। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोगों ने डेवलप की है कि 1-2 राज्य छोड़ देते हैं, बाकी कब्जा कर लेते हैं? फेयर इलेक्शन के लिए ये कौन सी टेक्नोलॉजी अभी विकसित हुई है पहले से? ब्रजेश जी, जो ये जीतते हैं वो फेयर, जो जीतते हैं वो फेयर है। जो विपक्ष जीतता है या जो सत्ता पक्ष जीतता है, या मान लो लोकदल जीत गया तो अनफेयर हो गया, बीजेपी जीत गई अनफेयर हो गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा लड़ रहे थे, हार गए, महाराष्ट्र हार गए,
मध्य प्रदेश हार गए, बिहार में तेजस्वी यादव से अंतिम समय तक सीट की, जो अभी हमारे आदरणीय चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बता रहे थे बिहार के अंदर क्या हुआ, इनके गठबंधन का क्या हश्र हुआ, इनको समझना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसने नोट चोरी किया हो, जिसने वोट लूटा हो, जिसने लोकतंत्र पर डांका डाला हो, इमरजेंसी लगाया हो देश में, जिसने गैर संवैधानिक काम किया, और ब्रजेश जी SIR कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जिससे सबको मतदाता बनने से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में SIR हुआ, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के SIR के बाद बता दिया कि इतने लोग मतदाता बने, इतना। आज भी कोई मतदाता बनना चाहता है जो छूट गया है, 18 साल से ऊपर का है, तो वो फॉर्म भर के ऑनलाइन मतदाता बन सकता है। मतदाता बनने पर कोई रोक नहीं। ऐसा नहीं है कि SIR के बाद आप मतदाता नहीं बन सकते। तो ये झूठ बोलना सर, नोट कर लो, ये लास्ट कांग्रेस की आदत है। ये अपनी, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, एक देहाती कहावत है, कह देता हूँ, बीरेन जी अक्सर कहते हैं, लेकिन देहाती कहावत कहते हैं, बड़ा लोकप्रिय है, अस्कतिया गिरलें कुआं में, कहलें एक मुकाम यही सही। कांग्रेस हमेशा गिरती है, लेकिन वो बहाने बना लेती है। अब तक वो EVM को गाली देती थी, अब EVM को गाली न देके अब वो SIR प्रक्रिया को गाली दे रही है। कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो, उसने केरल में सरकार बना ली। ब्रजेश जी, हम कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो, उसके दम पर विजय सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, उनकी आपका उनको कोई बधाई- परफॉर्मेंस दक्षिण में नहीं था। उनको बधाई, कांग्रेस अगर केरल में सरकार बना रही है, हमारी बधाई। एक बार भी भाई ने खुशी नहीं जताई। हमारी अरे वो कांग्रेस की खुश खुशी होना क्यों चाहिए जताएंगे? एक जगह अपनी, एक जगह समर्थन की सरकार। क्या कहा है आपसे, चोर के मन में हमेशा चोरी रहती है, वो अच्छी बातों को प्रस्तुत नहीं करता है। हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, जिस चुनाव को आदरणीय मोदी जी ने हारा है, उसको स्वीकार किया है कि हाँ, हमने चुनाव हारा है, हम आगे चल के इसमें सुधार करेंगे। और हम इसके, आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है कि हम जो कमी रह गई है, हम उसका असेसमेंट करके, हम पूरा लोकतंत्र में है ब्रजेश जी, हम चुनाव जीतेंगे भी, हारेंगे, जनता जनार्दन है, जनता की मर्जी है, हम सेवा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने तो बाद में DMK को मारा, आपने तो 2-2 चाकू मारे हुए हैं। हालांकि वो डॉक्टर ने चाकू निकाल के इलाज कर लिए हैं, अब मौका पड़ेगा। इनका इतिहास बसपा के साथ कैसा रहा है, और आपकी बारी पड़ी तो देखिए, सपाई तलवार लिए बैठा है। देखिए ब्रजेश जी, कई बार इनका मैं जवाब दे चुका हूँ, समय बर्बाद हो जाता है इनके अंदर। और सच्चाई ये है कि भाई, ये तो चौधरी अजीत सिंह ने 2014 में ही कह दिया था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। वो तो हमसे गलती हो गई थी जो हमने इनके साथ गठबंधन कर लिया था। क्षमा मांग लो, और पब्लिक हम तो कही रहे हैं ना कि हमसे गलती हो गई थी, इनके साथ गठबंधन कर लिया था। इनको हमने समझ लिया था कि शायद ये बेहतर लोग हैं। माफी मांगो, चलो। नहीं, काहे की माफी मांगनी, कैमरे पे माफी, काहे की माफी मांगनी है? एनडीए के जनक हम हैं भाई। एनडीए 1983 में 1983 में जब एनडीए बना था, बीच में नहीं, देखिए माफी मांगो पहले। 1900, देखिए विजय जी, एनडीए के जनक हम काहे की माफी मांगे? किस चीज की सॉरी बोलूं मैं? आप ही गलती जो किए हो। अरे भाई, गलती पे शर्मिंदा होते हैं, बर्दाश्त आपसे नहीं हुआ, टोटी निकाल के ले गए। अच्छा ये बताइए, लोकदल तोड़ के उन्होंने समाजवादी पार्टी अच्छा मुझे बताइए, जब ब्रजेश जी मुझे बताइए, बर्दाश्त इनसे नहीं हुआ कि जब सत्ता गई तो स्विमिंग पूल ढक दिया और टोटी निकाल ली, और ये बर्दाश्त हमको कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे भाई, अब क्या इनके ऊपर समय बर्बाद करें? बहुत गंगा में बहुत पानी बह गया, गंगोत्री से लेके कहां तक पानी बह गया, तो दिखाई पड़ रहा है। डिबेट में बैठे हैं हम लोग, तो गंगा में बहुत पानी बह गया। तो इसलिए देखिए, जिसका जनक राष्ट्रीय लोकदल रहा हो, जिस पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी का जनक राष्ट्रीय लोकदल है। चौधरी चरण सिंह जी के बनाए हुए नेता हैं मुलायम सिंह, और जिसने चौधरी अजीत सिंह को धोखा दिया, अपनी बनाई पार्टी छोड़ दी, चौधरी अजीत सिंह को धोखा दिया। ये किससे इतिहास इनका छुपा हुआ है? और ये हमको राज्यसभा की धमकी देते हैं। बहुत शुक्रिया। बताइए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? जिस पार्टी का जनक राष्ट्रीय लोकदल हो, उसको ये राज्यसभा गिनवाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। अब तो आपके पास लखनऊ भी है, दिल्ली भी है, लेकिन तो आशुतोष जी की हर बात खारिज है। और हमारे पास किसानों की आवाज उठाने के लिए, किसानों की आवाज उठाने के लिए मंच भी है, और करवाएंगे ब्रजेश जी। आप ही की डिबेट पे कह के गया था कि 400 करवाऊंगा, तो 400 जिस दिन करवाया था, 500 उस दिन आपके डिबेट पे बैठ के बधाई मिली थी, और 500 भी करवाएंगे। 400 के लिए बधाई दे दीजिए उनको। मैंने माला पहनाऊंगा, 400 भी करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। राष्ट्रीय लोकदल जब तक सत्ता में है, सिर्फ किसान हित में काम करता है, किसान हित में काम करता रहेगा। थैंक यू। अजय चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अब जो भी कारण हो, मैं इसको तो नहीं समझ पाया आज तक, लेकिन हिंदी चैनलों पर दक्षिण भारत की राजनीति और वहाँ के चुनावों की चर्चा लगभग नगण्य है, होती ही नहीं।
इस बार वहाँ 3 राज्यों में चुनाव हुए, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में, और तीनों के ज़बरदस्त परिणाम आए और बहुत ही वाइब्रेंट आया। मैं तमिलनाडु का तो उदाहरण देता हूँ, क्या शानदार वहाँ का मैंडेट पब्लिक ने वहाँ के दिया है, एक परिवर्तन को चुना है। क्या इस तरह के आरोप दक्षिण भारत के राज्यों में क्यों नहीं लगते? उत्तर भारत में ही सारी समस्या क्यों दिखती है? क्या ये ज़्यादा बड़ी बैटलफील्ड है, या बीजेपी की वहाँ स्टेक नहीं है इसलिए वहाँ ध्यान नहीं देती? देखिए, ऐसा है कि SIR 12 राज्य हुआ था जिसमें एक यूनियन टेरिटरी भी थी। तमिलनाडु में चुनाव हुए, उसके पहले SIR हुआ, कोई हल्ला नहीं मचा, सबने माना, सब जगह वोटर कम हुए और बढ़े वो अलग अलग संख्या है। ममता बनर्जी ने SIR को लेके अपने स्तर पे सुप्रीम कोर्ट तक गई। मेरा ये मानना है कि उनका ये अति SIR के प्रति जो कैंपेन था वो उनको बैकफायर कर गया है। ये वो अभी ना समझे, बाद में समझेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहीं राहत नहीं दी, इसीलिए कि वो उन्होंने SIR को तिल का ताड़ बना दिया। तमिलनाडु से कोई भी शिकायत नहीं आई, केरल में नहीं आई, यूपी में तो कभी चुनाव थे नहीं। तो ये जहाँ जहाँ चुनाव थे SIR हुआ, लेकिन कहीं से शिकायत नहीं आई सिवाय बंगाल के। ममता बनर्जी का पूरा ध्यान SIR पर रहा, वो अपनी उपलब्धियाँ भी जनता को नहीं बता पाई, SIR में उलझ गई और इसका फ़ायदा दूसरों उठाया। अच्छा, जहाँ तक और अन्य पार्टियों की बात है, CPM वहाँ है भी नहीं, वो बोली नहीं, इसीलिए कांग्रेस भी पहले से नहीं थे, वो अब उनके संग जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो झेलेंगे उसको। सर, इस चुनाव में एक और बड़ी तो खास बात दक्षिण में जो बड़ा डिसिप्लिन वे में चुनाव हुआ, इस पूरे चुनाव में एक खास बात ये रही कि इस देश से वामपंथ की सत्ता की राजनीति की विदाई हो गई और पूरे देश ने सफाई हो गई। वामपंथ का शोकगीत लिख दिया। वामपंथ आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है सत्ता से। विपक्ष में तो अभी थोड़े बहुत बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया जी। इसके लिए वही जिम्मेदार है, उनका कोई, उन्होंने यंग लीडर को प्रमोट नहीं किया। जो बुढ़ापे के लीडर थे वो पार्टी को नहीं चला पा रहे। आज भी उनको सबक लेना चाहिए कि हम यंग जनरेशन को आगे बढ़ाएं, नहीं तो वामपंथ एकदम खत्म हो जाएगा। जो कोई अभी आप नाम ले रहे हैं वो भी खत्म है। बहुत शुक्रिया सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी 10 सेकंड। देखिए ब्रजेश जी, वामपंथ के खत्म होने के पीछे माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से, अरे नक्सल नहीं भैया, वामपंथ राजनीति की बात कर रहा हूं। राजनीति आप कहां चले? वामपंथ का नक्सल पैदा करता है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बिल्कुल कर रहा अरे हूं। पॉलिटिकल विंग है वो, वामपंथियों ने भारत के संविधान से बने हुए को पैदा किया। नक्सलिज्म अलग चीज है। नक्सल खत्म हुआ, वामपंथ खत्म हुआ। ये गजब बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया चतुर्वेदी जी मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। कोई माननीय सहमत, अमित आप शाह जी जबरन ने सहमत ना कराओ। नक्सल थैंक को यू। खत्म करके वामपंथ नक्सलाइट अलग चीज है, खत्म पॉलिटिक्स करने अलग का चीज है। बहुत शुक्रिया आपका। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक देखने, समझने और सभी तरह के सवालों को समझने और उसका एंजॉय करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ चिंताजनक वीडियो दिखाएंगे कि बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई है। 4 लोग मारे जा चुके हैं और TMC के दर्जनों कार्यालय या तो फूंक दिए गए हैं या उन पर बुलडोजर चल रहा है। बंगाल में फैली इस अराजकता को कौन कर रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित आपको वीडियो के साथ पूरी तस्वीर दिखाएंगे।